पिछली क्लास में हमने फंक्शंस पढ़े थे और फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात की थी। और आज आपसे थोड़ा सा 5 मिनट ओवरव्यू लेते हैं कि फंक्शंस के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आप पहले नहीं जानते थे, अब क्या जानते हैं और इशू क्या आ रहा है, ताकि हम दोबारा से पढ़ लें। सही है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको फंक्शन बिल्कुल समझ नहीं आया वो कौन है? जो क्लास में बैठे थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सही है। इसका मतलब आपको, इसका मतलब कुछ बच्चे, ये जो सारे बच्चे बैठे हुए इनको फंक्शन कुछ ना कुछ समझ आया है। सही है। अच्छा, जिस तरह हमने फंक्शन का कीवर्ड बनाया था फॉर लूप का, कंडीशंस के बारे में जितने भी कीवर्ड बनाए थे, इसी तरह हमने एक कीवर्ड लिखा था फंक्शन के नाम से और एक सिंपल फंक्शन बनाया था हमने। कैसे? हमने कहा फंक्शन, सही है, मैंने कहा टेस्ट, ये फंक्शन पेरेंथेसिस, जैसे हम स्टेटमेंट में करते थे पेरेंथेसिस खोलते थे, ये फंक्शन का एक हमारे पास रिटर्न में क्या है, एक पैटर्न है, लिखने का सिंटैक्स है। अब फंक्शन को रन करने के लिए उसका रेफरेंस चाहिए, तो हमने कहा था ये लो रेफरेंस। सही है। अब मेथड और फंक्शन के बारे में हमने डिफरेंस सीखा था काफ़ी डिटेल से। हमने कहा ये फंक्शन है, इसको चलाने के लिए जैसे हम मेथड चलाते थे, आप इसको चलाने के लिए क्या कर दो, पैरेंथेसिस कर दो। अब ये एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है, आप इसके अंदर चाहे जो भी चीज़ फंक्शन के अंदर लिखने की कोशिश करें वो हमारे पास सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा इनसाइड द फंक्शन। जैसे हमारे पास एक कीवर्ड था इफ़, उसमें हम कंडीशन चेक कर देते, अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई तो ये स्कोप के अंदर जो भी चीज़ होगी वो रन हो जाएगी। इसी तरह फंक्शन का भी कीवर्ड यूज़ होता है, लेकिन इस कंडीशन में हम कंडीशन नहीं देंगे पैरेंथेसिस में, बल्कि इसको कॉल करते हैं। तो अब ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन क्या है, सक्सेसफुल रनिंग में। आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, ये सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल में कुछ चीज़ें लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ चल रहा है, तो जब मैं यहाँ आऊँगा यहाँ पर तो आप देखेंगे ये लिख रहा है कि चल रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन चल रहा है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को, फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं ना, इसके अंदर हम कंट्रोल कोड लिखते और हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट हो उस कोड को लिखने की, वहाँ हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते विथ द हेल्प ऑफ कॉल, विथ द हेल्प ऑफ इन्वोक। इन्वोक मतलब फंक्शन को बुला लेना। ये जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये फंक्शन इन्वोक हो रहा है। ये फंक्शन क्या हो रहा है, अगर इसको मैं 3 4 5 मरतबा इन्वोक कर लूँ तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन को 4 5 मरतबा बुला रहा हूँ, तो ये कितनी मरतबा चलेगा, 4 5 मरतबा चलेगा। इसी तरह इस फंक्शन को अगर आप एक मरतबा भी नहीं बुलाएंगे तो ये एक मरतबा भी नहीं आएगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर हमने दो बातें ये की थी कि भाई इसमें दो चीज़ें होती है फंक्शन के अंदर। एक हमारे पास होता है डेटा को पास करना, पासिंग डेम। ये डेम क्यों लिखा है, पासिंग द डेटा ही लिख लेते, पासिंग डेटा लिख लेते। डेम यूज़ होता है प्लूरल के लिए, दो चीज़ों से या दो से ज़्यादा के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज़ पास हो रही है, कहीं से चीज़ पास होगी, कहीं से चीज़ रिसीव होगी। जहाँ से चीज़ रिसीव होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, और जहाँ हम कोई चीज़ वैल्यू देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये दो चीज़ें बात की थी हमने। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मैं एक यहाँ पर इसको कॉल कर लूँ और इस कॉल करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख लूँ, इसे कहते हैं, इसमें कोई डेटा हम पास कर रहे हैं, इसे कोई डेटा हम पास कर रहे हैं। आप कुछ भी पास कर सकते हो, आप 2 पास कर सकते हो, लेकिन जो आप यहाँ पास कर रहे हो ना उसे रिसीव करना भी होगा। सही है। यहाँ जो हम रिसीव करते हैं वो हम पैरामीटर कहते हैं इसे। सही है। उस पैरामीटर को मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, मैं इसे ये समझ रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये कोई नंबर है, क्या है, नंबर।
अब क्या होगा कि ये फंक्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो मैं चीज़ रिसीव कर रहा हूँ, जो मैं आर्ग्यूमेंट उसे दे रहा हूँ और जो मैं पैरामीटर उसे ले रहा हूँ, ये देखो ये कह रही है ये पैरामीटर है, लेकिन इस नंबर के ऊपर मैं फंक्शन के अंदर स्कोप के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा, तो ये मैं फालतू की वैल्यू दे रहा हूँ। हाँ, आप कुछ ना कुछ इसके साथ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई कंसोल कर लो, इस नंबर को मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस नंबर को देखना चाह रहा हूँ। तो अब जब आप लिखेंगे तो चल रहा है और साथ में क्या है 2 ये कैसे ले रहा है, इसे मैं पासिंग नेम डेटा कर रहा हूँ, डेटा मैं इसे यहाँ पास कर रहा हूँ और यहाँ से उस डेटा को रिसीव कर रहा हूँ। जब ये डेटा रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला 2। यहाँ पर जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैं फंक्शन में कह रहा हूँ कि भाई एक डेटा है जिसका नाम क्या है नंबर, उसको आप क्या कर लो रिसीव कर लो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि आपको जो कंसोल होता है ना, कंसोल, इसके अंदर ये वैल्यू चली, साथ में जो ये test2 था, इस test2 की वैल्यू क्या हो गई नंबर, और ये नंबर हमारे पास क्या आया यहाँ पर। तो पहले जब यहाँ पर test2 था ना, test2, यहाँ पर क्या हुआ, इस test2 के अंदर ये चला गया। थोड़ी सी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, इस test2 के अंदर ये चला कॉपी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसे लिखता हूँ, ये ऐसे आया। इस test2 को इसने ख़त्म किया, इसके अंदर क्या आया चल रहा है, और साथ में क्या आया कि इसके अंदर मैंने एक मज़ीद वैल्यू दी थी विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो ये डेटा कहाँ चला गया नंबर में, और ये नंबर कहाँ आया यहाँ पर, तो इसे ये मिल गया। तो अब इस test2 को कॉल करने की बजाय जब मैं इस test2 को कॉल करता हूँ ना, मैं ये समझा रहा हूँ, जब मैं इस test2 को कॉल करता हूँ तो ये test2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बैकएंड में क्या चल रहा होता है मैं वो बता रहा हूँ, और इसकी जगह क्या आ जाता है चल रहा है। चल रहा है कैसे आया, मैंने एक टेस्ट के फंक्शन के नेम को कॉल किया, वो फंक्शन चला, उस फंक्शन के अंदर एक कंसोल था, तो इस test2 के अंदर वो कंसोल चल गया, और साथ ही साथ जो नंबर मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था वो पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ और वो 2 यहाँ पर चल गया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जब आप इसे डेटा पास करते हैं तो डेटा आपके पास ऐसे, देखो मैंने एक फंक्शन के अंदर वैल्यू रख दी, आप 2 की जगह कुछ और भी रख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन के बाहर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, मैं कहता हूँ var नेम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम, सही है। अब ध्यान से देखो क्या करेगा, जब ये यहाँ पर test2 चलेगा ना, test2, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक वैल्यू लेगा, ये क्या लेगा नेम लेगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा माय नेम इज, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पर ये चलेगा क्या, ये वैल्यू चलेगी। अच्छा पहले थोड़ा सा बुक को देख लो ना, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रीट यूज़र में ये वैल्यू दे रहा हूँ, अलर्ट की वैल्यू दे रहा हूँ, और उस अलर्ट की वैल्यू मैं ग्रीट यूज़र में दे रहा हूँ। तो अलर्ट में क्या दे रहे हैं हेलो डियर, क्या दे रहे हैं हेलो डियर। इसी तरह आप इसको एक वेरिएबल में भी सेव कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर ये दिखा है बस कि जो वैल्यू आप बाहर से दे रहे हो उस वैल्यू को आप ग्रीट यूज़र को ग्रीटिंग को यहाँ लिख लो और इस ग्रीटिंग को यहाँ कॉल कर लो। मैंने एक वैल्यू लिखी है अपने नाम पे, नेम, वेरिएबल का नाम क्या है नेम, और उस नेम को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर, और उसे मैं यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये चलेगा। माय नेम इज़ अनडिफाइंड क्यों आया है जी, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल कर दिया, आप पैरामीटर रिसीव कर रहे हो, लेकिन दोगे कहाँ, दे कहाँ रहे हो। ये बात अब समझ आ रही है, इससे पहले वाला कंसेप्ट अब थोड़ा सा माइंड में बैठ रही है बात है। इससे पहले वाला टॉपिक समझ आया कि एक चीज़ हम डेटा देते हैं और एक क्या करते हैं रिसीव करते हैं। अगर मैं इसे हटा दूँ, मैंने डेटा को क्या कर दिया यहाँ पर बाहर लिख दिया, हालांकि मैंने इसको दिया नहीं,
और मैं इससे इब्राहिम नाम का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे इब्राहिम नेम दे दो। जब ये नेम रिसीव कर रहा है, जो कोई चीज़ अगर आप रिसीव कर रहे हो तो कुछ चीज़ देनी भी पड़ेगी ना आपको, तो उस फंक्शन को तो मैं वो वैल्यू दे ही नहीं रहा, सही है। तो मैं जब वो वैल्यू दूंगा तो अब ये बोलेगा कि भाई ये वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ तक बात समझ आ गई? बुक में भी लंबी चौड़ी बेस करके यही चीज़ समझाया आपको, सही है। ग्रीट यूज़र, आपने एक वेरिएबल नाम रखा, नाम के अंदर वो वैल्यू दे दी, मैंने रखा यहाँ पर इब्राहिम, मैंने क्या रखा? अच्छा, इस वार नेम को आप यहाँ से हटा के आप यहाँ भी रख सकते हो, सही है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या है कि भाई हम कुछ चीज़ वार से लिखते, कुछ लेट से लिखते और कुछ किससे लिखते, कौन से। वो चीज़ आज हमारी क्लियर हो जाएगी, सही है, कि हमें क्या चीज़ वार से लिखनी चाहिए, क्या चीज़ लेट से और क्या चीज़ कौन से। तो ये बात समझ आ गई कि देखो मैंने वार की जो अपनी नाम की वैल्यू है ना, वो मैंने यहाँ रख दी, लेकिन नाम को मैंने कहाँ रखे? वेरिएबल को टॉप पे मैंने रख दिया, और मैं इसे कह रहा हूँ इसको क्या कर लो, रिसीव कर लो। लेकिन रिसीव करने से पहले इसे क्या करेंगे? देना पड़ेगा। अभी आप लोग सोचेंगे कि सर आपने नाम ऊपर लिखा है, फिर फंक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर इसको देना चाहिए, तो ये फिर यहाँ कैसे आएगी, सही है। तो इस वार के कीवर्ड की वजह से आप इस नाम को या ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, आपका कोड सक्सेसफुल क्या होगा? रन होगा। ये बात ज़हन में रख लो, आगे जाके आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वार का कीवर्ड हम क्यों इस तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? आप इसके अंदर कुछ नंबर भी दे सकते हो। मैं कहता हूँ वार, मैं एज दे देता हूँ 20, और मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माई नेम इज नेम। अब मैं इसे ऐसे लिखने के बजाय मैं बैक टिक यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा माई नेम इज़, और यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर नेम आ जाएगा, एंड एज इज, फिर डॉलर। ये लास्ट क्लास में हमने समझा था बैक टिक, सही है, जिसे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं, और यहाँ पर एज आ गया, सही है। तो अब क्या होगा, ये एज इसको रिसीव होगा क्या? अगर मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ तो ये रिसीव हो रहा है, हालांकि मैंने फंक्शन में नहीं दिया, मैंने फंक्शन में ना इसे दिया है और ना इसे, हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, या भी मैं आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा, या नमाज के बाद देख लेंगे कि सर आपने एज को यहाँ लिखा, ना आपने फंक्शन के पैरामीटर में लिखा, ना आपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में लिखा, और आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया और फिर भी कोड चल रहा है, फंक्शन के ना बाहर और ना फंक्शन के अंदर लिखा। आपने फंक्शन के बाहर एक वैल्यू लिख दी और उसको आप फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हो? एक्सिस कर रहे हो, और वो एक्सिस हो रहा है। ये 2-3 पॉइंट समझ लो, आगे की आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इफ अगर मैं यहाँ एज लिख रहा हूँ और अब मैं इसको रिसीव करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ये आप क्या देगा? अनडिफाइंड। क्यों? ये फंक्शन बोल रहा है कि आप जो चीज़ मुझसे मांग रहे हो, मुझे वो पहले यहाँ तो दो, जब मैं यहाँ दूंगा अब लेगा ये 2 बात समझ आ गई? ये 2 बातें समझ आ गई। चलो नीचे चलते, यहाँ पर नंबर भी हमने देख लिया। ये चीज़ें हमने देखी थी कि भाई यही चीज़ ये बता रहे हैं कि आप m की वैल्यू अलग करके ऊपर डिफाइन कर लो, स्ट्रिंग की वैल्यू अलग डिफाइन कर लो, और नंबर की वैल्यू अलग, और उन तीनों को आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। यही चीज़ मैंने ये की है, एक वेरिएबल अलग से डिफाइन की है, एक वेरिएबल को अलग से डिफाइन किया है, और उन दोनों को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने अलर्ट में रखा है, मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के कंसोल में रख दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये देखो इन्होंने मंथ बाहर रखा है और मंथ को यहाँ पर एक्सेस कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? लेट क्यों आते हो भाई आप लोग इतने? थोड़ा सा जल्दी
निकला करो। देखो जो कोर कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। अब जब मैं नमाज के बाद वो पॉइंट डिटेल में बताऊंगा फिर आप बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टाइम पे आओ, हाँ इश्यूज हो सकते हैं, कोशिश करो। बाकी मुझे क्यों नहीं पता कि बच्चे क्यों लेट आ रहे हैं, इश्यूज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कर लिया करो, जल्दी आओ। अच्छा, अब पढ़ेंगे पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, डेटा को रिसीव भी करना। ये जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं ना, ये किस में कर रहे हैं हम? कंसोल में कर रहे हैं। ये किस में कर रहे हैं? अगर मैं इससे कंसोल हटा दूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, और मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूं, ऐड नंबर, और यहां पर फंक्शन को कॉल रहा हूं, और इसमें मैं वो नंबर क्या कर रहा हूं, ऐड नंबर को इन्वोक कर रहा हूं। तो फंक्शन इन्वोक हुआ, इसका मतलब ये सक्सेसफुल क्या हुआ, चल गया। अब मैं इसके अंदर दे रहा हूं num1 कोमा नंबर 1 नंबर 2, या आप लिख लो a कोमा b। सही है। a की वैल्यू मैंने रख दी 2 और b की वैल्यू रख दी मैंने 3। अब हम यहां पर डायरेक्ट कंसोल चलाते थे ना, कंसोल, समझ आ रही है? यहां पर हम क्या चलाते थे? अगर हम अभी कंसोल ना चलाए तो डेटा किसे रिसीव करूं? वो जो हम डेटा देख रहे थे ना यहां पर, माय नेम इज, ये तो रिटर्न में नहीं आ रहा। ये अगर मैंने कंसोल हटा दिया तो गायब हो जाएगा। स्टोर कैसे करूं डेटा फंक्शन के अंदर? डॉक्यूमेंट डॉट, वो तो फिर हम डो में पढ़ेंगे ना, वो तो आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। मैं सिर्फ सिंपल ये पूछ रहा हूं कि भाई मैंने यहाँ पर 2 3 दे दिया, अब मैं 2 नंबर यहाँ पर a प्लस b कर रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे रिसीव करूँ? अगर मैं कंसोल करूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये वैल्यू, तो यहाँ पर तो दिख जाएगी 5 आ गया, क्योंकि मैंने कंसोल लगा दिया। लेकिन अगर कंसोल ना हो तो फिर क्या करूँ? तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा वार, मैं बोलूंगा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर मैं क्या रख रहा हूं, a प्लस बी। सही है, ध्यान से देखना, a प्लस बी देखा मैंने और मैंने कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, तो क्या आएगा? अच्छा, अगर a प्लस बी भी ना करूं, रिजल्ट कर दूं, रिजल्ट के अंदर वेरिएबल में सेव कर दिया, लंबा क्यों करना इतना, तो क्या आया? इस तरह क्या आया? अब स्टिल हम ये क्या कर रहे हैं, कंसोल लगा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर डेटा क्या हो जाए। अगर मैं इस कंसोल को बाहर लगा दूं, कहां लगा दूं, तो ये क्या बोलेगा, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई? अच्छा, वो जो मैंने वार बताया ना शुरू में, उसको याद रखना है। वार मैंने फंक्शन से ऊपर डिफाइन किया था तो चल गया था, फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं दी थी तब भी चला, नीचे दिया तब भी चला। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसे रिजल्ट को सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व कैसे कर रहा हूँ कि इसके अंदर 2 वैल्यू दे रहा हूँ, उन दोनों को सम करके रिजल्ट के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। अब इस रिजल्ट को जो कंसोल में यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू देगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँ, हटा दूँ, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल लगाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे बताओ क्या होगा। इसको भी बंद कर देता हूँ, अब बताओ, अनडिफाइंड। क्यों? भाई वो कह रहे हैं कि a प्लस ए और b की आपने वैल्यू रखी है, a प्लस बी की वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या दे रहा है। अब मुझे बताओ अंदर क्या लिखूं कि मैं सिर्फ डायरेक्ट इसे कंसोल करके इसकी वैल्यू देखना चाहूँ और यहाँ पर आ जाए। एक हमारे पास कीवर्ड होता है रिटर्न का, क्या होता है, वापस दे दो हमें। तो अब अगर मैं a प्लस बी करूँ तो अब क्या होगा, ये 5 दे दिया। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि हमें फंक्शन के अंदर कोई चीज़ चाहिए हो, कोई चीज़ हमें चाहिए हो,
तो उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, इंपॉर्टेंट है ये। अगर रिटर्न के बाद फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न लगाया, उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँ और कुछ लिखना चाहूँ, तो ये देखो ये लाइट हो गया। क्या हो गया? सही है। अच्छा इसको पढ़ते, मैंने ओवर किया, ये क्या कह रहे हैं? अनरीचेबल कोड। ये कोड इसको पहुंच नहीं रहा क्योंकि आपने क्या लगाया? अगर रिटर्न में ऐसे कर दूं, ये अब क्या करेगा? अब लग जाएगा। सही है। तो हमने क्या चीज सीखी कि फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चीज रिसीव करना चाह रहे हैं और उसे हम देखना चाह रहे हैं विदाउट कंसोल फंक्शन के अंदर, तो हमने क्या इस्तेमाल करना होगा? रिटर्न। यही लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने पता नहीं कोई मैच स्टिक, मैच नंबर, टुमारो, टू डू, ये कुछ किए, आखिरी में ये बताने की कोशिश की है। सही है कि आपने इफ और एल्स की कंडीशन चेक कर ली कि अगर डेटा बड़ा हो छोटा हो तो ये कर लो, इफ कर लो, एल्स कर लो, और आपने कुछ करना नहीं हो तो ये क्या होगा? ये डेटा आएगा। सही है। बात समझ आ गई? एक चीज और कर लेते हैं जल्दी से कि भाई एक फंक्शन है, फंक्शन, और इसे मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो फंक्शन का नाम ही क्या है? चेक, चेक नेम। मैं एक नाम चेक कर रहा हूं किसी स्टूडेंट का, और यहां मैं नेम दे रहा हूं स्टूडेंट नेम, और वो क्या है? अली। सही है। और इसे मैं सिंपल क्या कर रहा हूं? चेक नेम। ये फंक्शन कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, सिंपल। सही है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं यहां पर स्टूडेंट नेम दे रहा हूं, स्टूडेंट नेम, और यहां पर भी क्या दे रहा हूं? स्टूडेंट नेम, और इसे मैं कंसोल कर रहा हूं। ये ऊपर वाले ही चीज बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये इफ एल्स की कंडीशन को क्लियर करके। जी लगा दो, ना लगाओ तब भी चलेगा। सही है। ये दो चीजें हो गई। अब मैं स्टूडेंट नेम इसे दे रहा हूं, और ये स्टूडेंट नेम मैं यहां दे रहा हूं, और स्टूडेंट नेम मैं इसे कंसोल कर रहा हूं। तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहां पर अगर मैं अंदर कंसोल चलाऊंगा तो मैं भी ये चल जाए, कंसोल डॉट लो और स्टूडेंट नेम, तो ये चल जाएगा सिंपल। अली आया लाइन नंबर 21 पे, लेकिन लाइन नंबर 24 पे क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। क्यों? अगर अब मैं यहां लिखूं रिटर्न, और मैं क्या लिखूं? अब आया? यही चीज समझा रहा हूं कि अगर कोई हम वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिख दे या अंदर लिख ले, और उसे हमने बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना चाह रहा हूं, तो उसे मैंने फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करना है, पास करना है डेटा। तो उस पास करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? रिटर्न। अब मैं ये सिंपल ये भी कर सकता हूं कि भाई ये दोनों चीजें हटा दो, आप करो कि इफ की कंडीशन लगा दो कि अगर स्टूडेंट नेम इक्वल 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 हो अली के, तो उसे क्या कर दो? रिटर्न कर दो। क्या कर दो? इसे यहां पर रिटर्न। तो क्या होगा? नहीं हो रहा। रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट नेम। अब क्या हो रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या हो रहा? अनडिफाइंड। आप इसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन भी चेक कर सकते हो कि अगर इफ एल्स की कंडीशन हो तो ये कर दो। हाँ, अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, कंडीशन हो तो कंसोल कर दो। क्या कर दो? कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या कहा? स्टूडेंट नेम। तो ये क्या आ रहा है? अली तो आ रहा है, लेकिन स्टिल आखिरी में क्या आ रहा है? क्योंकि मैंने सिर्फ दोबारा कंसोल ही लगाया, अंदर स्टोर किया ही नहीं है। इसे कहते हैं पासिंग देम डेटा। पासिंग देम डेटा। फंक्शन डेटा
बैक फ्रॉम देंगे, दोबारा उसे डेटा दे देना, पास कर देना लेकिन बैक करके दोबारा डेटा दे देना। ये बात समझ आ गई? मैंने यहाँ पर डेटा लिखा लेकिन डेटा उसे बैक पे दोबारा नहीं दिया। जब मैं दोबारा बैक करके डेटा दूंगा इस चेक नेम को, तो ये चेक नेम दोबारा डेटा रिसीव कर लेगा यहाँ पर, जो कि कंसोल में हमें आ जाएगा। अब मैंने इसे डेटा बैक करके नहीं दिया, सिर्फ कंसोल चलाया, तो ये बोलेगा अनडिफाइंड। ये क्या देगा? अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसे डेटा रिटर्न में दे दूं, रिटर्न में यहां पर दे दूं रिटर्न स्टूडेंट नेम, तो अब ये क्या करेगा? यहां पर डेटा रिसीव होगा। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? सही है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? आप इस तरह से, चलो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक अदद हम क्या कर लेते हैं कि मेरा फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम, चलो फर्स्ट नेम मेरा है इब्राहिम, और मैं लास्ट नेम जो है ना वार लास्ट नेम, वो मैं यूज़र से ले रहा हूँ। मैं कहाँ से ले रहा हूँ? यूज़र से लेने के लिए क्या करते? अच्छा, मुझे यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाओ? प्लस क्यों लगाते? जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते तब ये लगाते। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इंटर योर लास्ट। अब मुझे पहला नाम पता है लेकिन लास्ट नेम मैं दे रहा हूँ। इस पूरी कंडीशन को मैं हटा देता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे आपको कोड देने के लिए सब ख़त्म करके दोबारा बना देता हूँ। सही है? यहाँ पर मैं नीचे आया, मैंने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन माय नेम करके, माय नेम करके फंक्शन आया, ये ऐसे हुआ, और नीचे इस माय नेम को मैंने सिंपल कॉल कर दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया, सिंपल। अब मैं इसे लिख रहा हूं वार फुल नेम, फुल नेम के अंदर क्या क्या होगा? फर्स्ट नेम, और तो मैं यहां पर फर्स्ट नेम भी इसको दूंगा और क्या दूंगा? लास्ट नेम भी दूंगा। ये बात समझ आ रही है? मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूँ इसको रिसीव कर लो, तो ये बोलेगा कि भाई पहले मुझे दो तो। सही है? मैंने मिसाल के तौर पर मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई जाओ मेरा मोबाइल उसको दे दो। ये बोलेगा भाई सर आप मोबाइल तो दे दो मुझे। तो मैं इसे ये बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसे बोल रहा हूँ कि जाओ मेरा मोबाइल दे दो। तो ये बोलेगा सर आपने मुझे अपना मोबाइल दिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं डेटा दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट पे, तो ये पैरामीटर क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। सही है? अब मैं इसके अंदर दे रहा हूं फर्स्ट नेम और प्लस, या ये कॉन्केटिनेट हो रहा है। सही है? कॉन्केटिनेट ये हो रहा है, ये वाला प्लस। फर्स्ट नेम के अंदर क्या है? लास्ट नेम के अंदर क्या होगा? जो मैं प्रॉम्प्ट के जरिए वैल्यू दूंगा। फुल नेम मुझे यहां पर अब करने कंसोल, मैं क्या करूंगा? मैं अच्छा रिटर्न से पहले मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां लगा रहा हूं कंसोल। यहां क्या लगा रहा हूं? console.log फुल नेम। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इसको बोलूंगा, अपने दिमाग यहां रखने जो मैं बोल रहा हूं, खान, इब्राहिम खान। ये मैंने क्या लगाया है? ये मैंने क्या लगाया है? इसको मैंने कर दिया बंद। मैं अपने फुल नेम को कहां देखना चाह रहा हूं? यहां पर ना भाई, मैं अपना फुल नेम यहां देखना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं यहां पर आके console.log वार, ये सिर्फ सारी लंबी लंबी कहानी जो मैं घुमा रहा हूं ना, ये सिर्फ वार का कीवर्ड समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं समझा रहा। नमाज के बाद आप इसको इन सारी चीजों को कंपाइल करेंगे वहां पर। अगर अभी समझ नहीं आया तो बता दो, नमाज के बाद वाला बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब मैं यहां फुल नेम कोशिश कर रहा हूं देखने की, फुल
नेम। पहले मैं अंदर देख रहा था फुल नेम, अब मैं कहाँ देख रहा हूँ? तो ये देखो, ये लाइट ही नहीं हुआ। ये क्या? ये लाइट ही नहीं हुआ। जो वार्ग कीवर्ड आप फंक्शन के अंदर बनाओगे ना, उसको आप बाहर एक्सेस, तो सर आपने तो वार यहाँ लिख दिया, बाहर अंदर कैसे एक्सेस कर रहे हो? फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब मैंने फुल नेम किया तो आ गया था। तो अब माइंड में दो चीजें रखो कि जब हम वार का कीवर्ड यूज करेंगे बाहर, तो उसे हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम वार कीवर्ड अगर अंदर बनाए तो उसे हम बाहर एक्सेस। बाहर लिखने का मतलब ये कि ये ग्लोबल स्कोप हो गया। क्या हो गया? अंदर का मतलब ये है कि ये क्या हो गया? लोकल स्कोप। क्या हो गया? फंक्शन के अंदर जो चीज लिखो वो लोकल, फंक्शन के बाहर लिखो तो ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप को आप अंदर एक्सेस कर सकते हो, अंदर का लोकल स्कोप आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यही तक बात समझ आ गई? यही तक रखते, यही तक रखते, नमाज के बाद फिर देखते। अच्छा, अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो कंफ्यूज नहीं होना, नमाज सही से पढ़ लेना, नमाज के बाद आके हम दोहरा लेंगे इसे। सही है? टेंशन नहीं लेने, आपने करने चिल। अक्सर हम इस तरह पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि ये स्कूल की तरह पढ़ाई है। तो दो चीज़ें अभी से क्लियर कर लो कि ये स्कूल की तरह कोई लेक्चर नहीं हो रहा, और ना ये स्कूल की तरह कोई सिलेबस है कि सर ने इस्लामियात के वो पढ़ा दिए, अब जब नई क्लास आएगी तो वही सवालात, वही क्वेश्चंस, वही फार्मूलाज मैथ में वही सारी चीज़ें होंगी। नहीं, इसमें सुबह में कोई चीज़ नहीं आती है, शाम में वो चीज़ डिप्लिकेटेड हो जाती है। आईटी के सेक्टर में ये बहुत बड़ा मसला है कि हर चीज़ के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ना कि आईटी में दिन रात काम करना पड़ता है, वो इसी वजह से करना है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कोड के फ्लो के साथ नहीं हो, आगे पीछे देख रहे हो या कोई सोच में घूमो या किसी भी मोबाइल चला रहे हो, वट एवर जो भी हो, तो लास्ट में ये फ्लो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो बात मैं दोपहर 1 बजे बोलता हूँ ना, वही बात दोपहर 3 बजे भी मैं वही बोल रहा होता हूँ, लेकिन उनका सेंटेक्स चेंज हो जाता है, उनका बिहेव चेंज हो जाता है। सही है? मतलब जो बोलने का स्टाइल होता है ना, या समझने का, वो चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सिस्टम वही चल रही होती है। तो ये ऐसा नहीं समझना कि हमने ये ऐसे पढ़ा था अब ये ऐसे हो गया, ज़रूरी नहीं है। ये आईटी है, फिर प्रोग्रामिंग है, और आपको पता है प्रोग्रामिंग में तो सारी चेंजेस भी होती है, ये अपडेशन भी चलती रहती है। तो इसके फ्लो के साथ चलना है। सही है? अपने आप को एक्टिव रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ मैंने अभी पढ़ाई है, अगर मैं यहीं पर स्टॉप कर लूँ ना, जैसे अभी हमने दोपहर 1 बजे से पढ़ा है, तो इसके अंदर 5 घंटे की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो चीज़ मैंने एक बताई उसको आप 3 तरीक़ों से और चेक करो, क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिया, वेरिएबल, फिर स्कोप, फिर पैरामीटर, फिर आर्ग्यूमेंट, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इस तरह चल रहे, सिर्फ इसको देख रहे। बाकी प्रैक्टिस तो जितना करोगे आप उतने स्ट्रांग होंगे। सही है? तो इसको ऐसे मत समझना कि जो चीज़ अभी हमने पढ़ी 1 साल बाद भी यही चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है। सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, तो उस फ्लो को, उस चेंजेस को दिमाग में रखना है। बस मेरे बताने का मकसद ये है। आप एक रोड पे हो, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या जो भी चीज़ सीख रहे हो, आप जब एक ट्रैक पे जा रहे हो, एक चीज़ आपने सीख ली, वो चीज़ कब चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, वो भी सीख ली। फिर आगे जा रहे हो, वो चीज़ दोबारा कैसे चेंज हुई, वो भी सीख ली। तो ट्रैक पे भी जा रहे हो, चेंजेस को भी साथ साथ पढ़ रहे हो। तो ये तब पॉसिबल होगा जब आप मेरे साथ रहोगे, फ्लो के साथ। क्वेश्चंस पूछो, शायद कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही हो, हमारी भी लर्निंग हो जाएगी। तो कम से कम सारे कोमे में ना बैठे, बल्कि पूछे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा तो बात बनेगी ना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा के स्टॉप हो जाता हूँ, या मैं जानबूझकर गलती कर लेता हूँ, कोई होता ही नहीं है, इल्ला माशाल्लाह 1-2 के। वो क्यों? देखते ही नहीं है, फ्लो नहीं चल रहा होता। कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दी, इसको आप दिमाग में रखो यहाँ तक कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। सही है? अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये देखो, ये मैंने वार किया, फुल नेम के साथ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर रहा हूँ। ये मैं माइंड में एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ कि यार मुझे अगर 2 नाम को प्लस करने हो, या अगर मैंने इब्राहिम के साथ खान को क्या करना हो, स्टोर करना हो, कॉन्केटिनेट करता हो, तो मेरा फ्लो कैसे बनेगा।
ये जो मैं इस कंडीशन के अंदर सोच रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम्स। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी वाले हैं कोई? अगर मैं एल्गोरिथम की डेफिनेशन पूछूं, कोई है बताने वाला? व्हाट इज एल्गोरिथम? यही एल्गोरिथम्स है, सेट ऑफ रूल्स टू सोल्व अ टास्क, टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सही है? स्टेप्स ऑफ रूल्स है ये, जो माइंड में मैं सोच रहा हूँ ना कि हाँ, अगर मैंने फुल नेम के साथ, फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को अगर दोनों मिलाने हो तो मैंने क्या करना होगा, अगली लाइन पे क्या करूँगा, अगली लाइन पे क्या करूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे एल्गोरिथम्स है जो मैं कर रहा हूँ। सही है? माइंड से कर रहा हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर मैं फुल नेम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वार के नाम से लिखे हुए, और मैं इस वार के नाम को लिखे हुए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई अनडिफाइंड। ये क्या बोल रहा है कि अनडिफाइंड। मैंने कहा इब्राहिम फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। फुल नेम आप जो दे रहे हो ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। अगर इस वार को मैं चेंज करूं लेट से, मैं किसे चेंज करूं? ये करेगा काम अभी? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए चीज को रोक देता हूं, अगला टॉपिक होगा। अच्छा, यहां तक बात सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई? थोड़ा सा ये एडवांस चले, अभी चले थोड़ा सा एडवांस। अच्छा, मैं यहां कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं कि नोट डिफाइन एरर। सही है? अच्छा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूं कि ये दोनों चीजें तो हमने देख ली। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन, और मैं नाम लिख रहा हूं सम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सम लिखा और इस सम को मैं यहां पर इन्वोक कर रहा हूं। इन्वोक हुआ, ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अंदर जो भी चीज होगी वो हम दे रहा हूं। अच्छा, मैं यहां पर एक अपना नाम लिख रहा हूं, वार नेम, और मैं लिख रहा हूं इब्राहिम। सही है? इसको समझो, मैंने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बनाया, उस फंक्शन के वेरिएबल के नाम को मैं एक और लिख देता हूं। मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट नेम। सही है? यहां मैं आता हूं और यहां मैं लिख देता हूं खान, और इसको मैं कहता हूं लास्ट नेम। ये दो चीजें अगर मुझे फंक्शन के अंदर चलानी हो तो मैंने क्या क्या काम करने होंगे? कंसोल तो बात की बात है ना, फंक्शन के अंदर मुझे उसमें देना पड़ेगा वैल्यू। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों चीजें मुझे यहां पर क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। मैं यहां पर क्या दूंगा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बात समझ आ गई? इन दोनों को मैं कंसोल कर रहा हूं। सही है? मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट नेम को भी कंसोल कर रहा हूं और साथ ही साथ लास्ट नेम को भी लास्ट नेम कंसोल कर रहा हूं। तो अगर मैं इसे देखना चाहूं तो ये क्या होगा? इब्राहिम और फर्स्ट नेम में क्या चला गया? यहां तक तो सिंपल है ना। अब मैं दोबारा उस कोड के ऊपर आ रहा हूं, स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे थे। एक चीज और इंपोर्टेंट समझा रहा हूं। ये क्या है? ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। और ये क्या है ऊपर? पैरा। अगर मैं फर्स्ट नेम की जगह, अगर मैं यहां पर लिखूं फर्स्ट वैल्यू, नाम की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहां पर मैंने क्या लिख दिया? लास्ट वैल्यू। और इन्हीं दोनों को मैंने क्या कर दिया? यहां रख दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? जी, अनडिफाइंड। आप कह रहे हो अनडिफाइंड, आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट, आप क्या कह रहे हो? आपने यहां पर चेंज नहीं किया, आप कह रहे हो। अच्छा, फ्लो दोबारा समझो। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर फर्स्ट नेम में क्या है?
और लास्ट नेम में ये रहा, ये मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिए, लेकिन पेरीमीटर में मैंने वो नाम नहीं दिए, सही है। और यहाँ पर मैंने कंसोल कर दिया, तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा ना भाई। भाई आर्ग्यूमेंट में कुछ और दे रहा हूँ, पेरीमीटर कुछ और दे रहा हूँ, क्या ख्याल है? अच्छा, अभी तक जब हम पढ़ रहे थे यही रूल चल रहा है। अभी मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा जाएंगे एडवांस, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फिर भी चल रहा है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अच्छा, अब सुनो, जरूरी नहीं है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट हो वही आपका, बस जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हो वो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अब एक बात और सुनो, अगर मैं फर्स्ट नेम को यहां से हटा के, सॉरी, अगर मैं इसको यहां से हटा के बल्कि यहां दे दूं, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? खान। और आप अब इसको समझो कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, ये वेरिएबल के नाम को पिक नहीं कर रहा, ये वेरिएबल के ऑर्डर को पिक कर रहा है। बात समझ आ गई? वैल्यू को पिक, मैं यहां लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट कंसीडर एज अ ऑर्डर, नॉट अ वैल्यू। सही है, बस यहीं तक ही समझ लो। तो ये बात समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई कि भाई अब थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा अब हम आगे जाएंगे। अब वो होस्टिंग वाली बात समझ लेते हैं कि भाई ये क्या मसला है। मिसाल के तौर पर मैं अगर इफ़ की एक कंडीशन लगा दूं, इफ़, और मैं कहूं कि भाई इसको मैंने चलाना है, इस इफ़ कंडीशन को कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा स्कोप। स्कोप तो पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये लाइन, ये पेरेंथेसिस, सॉरी, ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट ओपन हो जाए तो इसका मतलब आपका स्कोप खुल गया, इसको कहते हैं स्कोप। मैंने चलाया कंसोल डॉट लॉग स्कोप, तो ये क्या चलेगा? इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड टोकन नहीं है। क्या मतलब? ये अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पा रहा, या तो इसके अंदर ट्रू दे दो या फॉल्स दे दो। तो अगर मैं इन्हें सक्सेस करने के लिए चलाना होगा तो मैं क्या लूंगा? ट्रू देंगे या 1 देंगे। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ ना वार नेम, और मैं लिखता हूँ अली, और इस वार नेम अली को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? अली आ गया। अब वार कीवर्ड मैंने अंदर लिखा, लेकिन मैं एग्जीक्यूट कहाँ कर रहा हूँ? तो ये क्या देगा? अली देगा। सही है। अब अगर मैं इस अली को वार बाहर बना दूं और इसको एक्सेस अंदर करूं, देखना चाहूं, तो ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? आ रहा है? अगर मैं इसे यहां पर ये कर दूं, यहां पर, और इसे अब बाहर कर दूं, अब क्या आएगा? एरर क्यों आएगा? लाइन बाय, तो ये क्यों हो रहा है? समझ आ रहा है? ये हमारे पास है स्कोप। अगर इसे मैं चेंज करूं, यहां पर यहां ले आऊं, तो ये तो चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसे अगर मैं कर दूं लेट, तो क्या करूं? अब भी चल रहा है। समझ आ रही है ये चीज? ये हमारे पास है सिंपल स्कोप। ये क्या है? फंक्शन स्कोप नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहां पर कि आपके बुक में लोकल, अच्छा, इसमें भी 3 चीजें, फंक्शन स्कोप, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है। तो यहां पर देखते जो आज हम करेंगे ना, अच्छा, इसमें फिर एक चीज और होती है होस्टिंग।
एक प्लेलिस्ट हमारी और आएगी जावास्क्रिप्ट की, वो होगी एडवांस जावास्क्रिप्ट। क्या होगी? कोशिश करेंगे कि हम उसको भी पढ़ लें। एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम होस्टिंग को बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो अभी ट्रू और फॉल्स वाला मैंने दिखाया ना, ये होस्टिंग का चक्कर है। क्या चक्कर है? आज जो हम पढ़ेंगे ना वो सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि मल्टीपल चीज़ें ज़्यादा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लोकल स्कोप और देखो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ना स्कोप पढ़ेंगे ना लेट पढ़ेंगे ना कॉन्स्ट, वेरिएबल को ही सिर्फ देख रहे हैं कि वेरिएबल ग्लोबल में और लोकल में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी लंबी कहानी दी है कि भाई एक डेफिनेशन करके दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना ग्लोबल, वो कहाँ होता है? डिक्लेयर इन अ मेन कोड। मेन कोड के अंदर डिक्लेयर होता है, कहीं पर भी हो। आपने वार लिखा, आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी हो, आप इसको एक्सिस बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, इसको अंदर ले आओ, उसको बाहर ले जाओ, आपकी मर्जी है, जैसे अभी हमने देखा। और ये जो है ना हर जगह एक्सिस कर सकते हो, नॉन एवरीवेयर, मतलब हर कोई इसको समझ सकता है, कंसोल हो जो भी हो, और यूजेबल एवरीवेयर, जैसे हमने अभी देखा। लोकल क्या होता है? डिक्लेयर इन अ फंक्शन। अब अगर यही सेम चीज मैं कॉपी करूं ना, यहां पर मैं अगर फंक्शन लिखूं, फंक्शन टेस्ट, और मैं नीचे आऊं, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, इन्वोक हो गया ये। अब मैं यहां पर यही चीज सेम करता हूं, मैं इस नाम अली को यहां पर कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग। तो क्या ख्याल है, ये चलेगा? फंक्शन क्या है? वार जो कीवर्ड है ना वार, वो हमारे पास लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल्स मींस डिक्लेयर इन अ फंक्शन। अब मैंने इसको कहाँ डिक्लेयर किया है? ग्लोबल में। ग्लोबल का मतलब ये जो पूरा पेज है ना जावास्क्रिप्ट का पूरा पेज, ये ग्लोबल है, सही है। और लोकल क्या है? इस फंक्शन के अंदर। ये बात समझ आ गई? जब मैं इसे यहाँ पर कंसोल करता हूँ तो मैंने अपने वेरिएबल को कहाँ पर किया है? ये मैंने ग्लोबल में लिखा है ना। तो जब आप ग्लोबल में लिखेंगे तो ये क्या होगा? यूजेबल एवरीवेयर। इसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसे मैं यूज कर रहा हूँ। इसे मैं क्या कर रहा हूँ? अभी यूज भी नहीं कर रहा है, ऐसे सिंपल देख रहा हूँ। यूज करेंगे जब फंक्शन को मजीद पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या होगा? अली आएगा, दोनों यहाँ पर भी, और थोड़ी देर के लिए ये इफ वाली कंडीशन छोड़ देते। अच्छा, अब क्या होगा अगर इस अली को मैं अंदर लिख दूं और कंसोल बाहर कर दूं, तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन से इसे ये बाहर कर दूं, फंक्शंस को मैंने ये बाहर किया, अभी भी चल रहा है। अभी मुझे बताओ क्या आएगा? अभी क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि इसे वेरिएबल मिल तो रहा है नेम, लेकिन ये नेम कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। यहां देखो, अब मिल गई इसको, सही है। लेकिन वार कीवर्ड जब मैं दोनों को फंक्शन से बाहर निकालता हूं, दोनों को, आप फिर चाहे कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। 62 लाइन नंबर ये कंसोल हो रहा है। यहां तक समझ आ रही है बात? यहीं पर हमारी ये ग्लोबल और फंक्शन स्कोप की कहानी होती है। देखो आपने एक चीज और भी है कि अगर आपने ये गलती कर दी, आपने अंदर लिखा वार नेम अली और बाहर आए, आपने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, कंसोल डॉट लॉग, ये फिर क्यों चल रहा है? नेम 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 नेम, इसको करते हैं पाथ, कॉपी पाथ, अब सही हो गया ना। ये नमाज के बाद आके इसको क्या हो जाता है? सही है। तो अब क्या है, ये इसको मिल ही नहीं रहा, सही है। 16 नंबर पर मैं कुछ चीज कंसोल कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है?
अच्छा, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो अब ये क्या होगा, अब ये चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि भाई जब वार को आप फंक्शन के अंदर बनाते हो ना तो वो क्या हो जाता है, लोकल। वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चल सकता है, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चल सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं चल सकता। एक चीज़ हमने ये देखी कि भाई अगर आप वेरिएबल को बाहर रख दो और आप इसे नाम यहाँ दे दो, नेम करके, और इस नेम को आप यहाँ पर भी दे दो तो ये फिर भी क्या होगा, चलेगा। अच्छा, इसको एक जुमले में हम कहते हैं प्योर फंक्शन। क्या कहते हैं भाइयों, प्योर फंक्शन क्या होता है, कोई पता है? प्योर का मतलब खालिस, और इम्प्योर खालिस नहीं होगा। क्या मतलब, ये मैं कह रहा हूँ ये प्योर फंक्शन है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, व्हाट इज अ प्योर फंक्शन, क्या मतलब भाई, कोई है प्योर फंक्शन? सर शेख अमर वाले कौन कौन है? आप लोगों ने तो पढ़ लिया ना पूरे चैप्टर फंक्शन का। प्योर फंक्शन क्या होता है? अच्छा समझिए इस बात को, प्योर फंक्शन वो होता है कि भाई फंक्शन जो चीज मांग रहा है और जो चीज वो ले रहा है, अगर आप इसे नेम दे रहे हो ना और यहां पर क्या कर रहे हो, नेम ही रिसीव कर रहे हो पेरीमीटर में, तो फंक्शन बोलेगा कि मैं अपने स्कोप के अंदर सिर्फ नेम को ही दूंगा, नेम ही दूंगा। आपने सिर्फ नेम दिया इब्राहिम और आप उसको पेरीमीटर दे रहे हो, तो ये समझेगा कि भाई मेरे पास जो पेरीमीटर आ रहा है ना, मैं सिर्फ उसके ऊपर ही काम करूंगा। इट्स कॉल्ड प्योर फंक्शन। आपने जितनी चीजें दी मैंने उसके ऊपर ही काम किया, ये क्या है, प्योर फंक्शन। इम्प्योर कब बनता है, बाहर से भी दे दो। नहीं देखो, मेरी बात आप नहीं समझे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 15 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज सब बना रहा हूँ, मैंने 15 आर्ग्यूमेंट दे दिए और 15 पेरीमीटर ही रिसीव कर दिए, तो इसका मतलब ये प्योर है। इसका मतलब ये फंक्शन समझेगा जो पेरीमीटर मुझे मिले मैं सिर्फ उसको ही चला रहा हूँ। इम्प्योर कब होगा, और वेरिएबल कैसे है भाई, वेरिएबल वो फंक्शन के अंदर अगर आपने वेरिएबल डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ डाला था नेम इब्राहिम और उसी को ही चला दिया तो प्योर ही हो गया। इम्प्योर कब होगा ये, कुछ सोचो भाई, हमने मेथड्स पढ़े थे, सारी चीजें पढ़ी थी, अब याद करो। देखो सारे सोए हुए, कुछ तो बोलो भाई, गलत बोल दो। इम्प्योर फंक्शन कब बनता है, तो इफ एल्स की कंडीशन स्कोप के अंदर ही है ना, जो कंडीशन में डाल रहा हूं वो कंडीशन मैंने ही बनाई है ना, तो ये प्योर हो गया। इम्प्योर कब बनता है, अच्छा जब आप लोग आगे जाके काम करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट के साथ, बैकएंड के साथ, सारी चीजें करेंगे, हम वहां पर देखेंगे कि भाई अगर आपने सिर्फ नेम को प्रिंट कर दिया, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न नेम, मैंने सिर्फ प्रिंट कर दिया, साथ ही साथ मैं प्लस कर रहा हूं और कोई मेथड निकाल रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, वो मेथड आपका डेट भी हो सकता है, सही है, वो मेथड आपका टू स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो मेथड आपका रैंडम नंबर भी हो सकता है। ये क्या करेगा पता है, ये करेगा आपको, आपने जो पेरीमीटर दिया था ना वो बोलेगा कि भाई मैं सिर्फ पेरीमीटर ही कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये एक और प्रोसेस भी कर रहा है। इट मीन्स कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, सही है, ये क्या है, इम्प्योर है। मैंने एक बंदे को बोला आप किचन में जाओ और सिर्फ बिरयानी की प्लेट पड़ी है उसको ओवन में गर्म करके ले आओ, जैसे नीचे हम करते हैं। अब जब मैं जाऊँगा नीचे तो कढ़ाई आई हुई है, मैं बोलूँगा भाई इसको थोड़ा सा गर्म कर लो और मुझे दे दो। आप कढ़ाई को गर्म करने के दौरान अगर किसी ने बोला कि भाई ये भी जूसर लो और मेरे लिए एक जूस बना दो, सेब का जूस बना दो, तो वो जो मैंने काम दिया था ना, वो जो फंक्शन मैंने उसको बताया था आप ये काम करो, फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, आप कोई चीज़ दो वो रिटर्न में दे दे, f = x², याद है सबको, दिस इज अ फंक्शन, सिंपल।
ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है। मैंने कहा भाई f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब x के अंदर मैं रख रहा हूँ 3, तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर निकाल रहे, जो कि क्या होता है, क्या होता है, माशाल्लाह देखो अभी जान गए, 3 का स्क्वायर 9। तो ये फंक्शन है, मैंने एक चीज दी और वो क्या कर रहा है, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, x क्या है, x डिपेंडेंट, वो व्हाट इज अ डिपेंडेंट, जो डिपेंड करता हूं। और जो मैंने कहा आपको, ये क्या है, f, भाई f है हमारे पास डिपेंडेंट और x है हमारे पास पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, याद है, इंडिपेंडेंस का मतलब पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, ये x आजाद है, जैसे हमारे x आजाद है ना सारे, हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहां पर ये वाला x भी क्या है, आजाद है। x की वैल्यू आप 4 रख दो, x की वैल्यू आप 6 रख दो, ये आजाद है। डिपेंडेंट कौन है, जो कि आजाद नहीं है, वो है f। जो आप 4 दोगे तो 4 4 जा 16 f देगा। मैंने बंदे को बोला जाके बिरयानी, जाके कढ़ाई ओवन गरम कर दो, उसने क्या किया, मैंने फंक्शन दे दिया, उसका काम है सिर्फ वो कढ़ाई ही गरम करना, ना कि जूस भी बनाना साथ में। तो जो फंक्शन एक काम आप जो दे रहे हो वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्योर। और अगर अंदर कुछ और काम भी कर रहे हैं साथ में, तो ये क्या है, इम्प्योर। मैंने f की वैल्यू डिपेंडेंट बोली है, इस वजह से ये f डिपेंड है x के, ये इसके डिपेंड है, x जो काम करेगा f उसको जवाब देगा, f वही रिजल्ट देगा जो x करेगा। बात समझ आ रही है? तो इसे हम प्योर और इम्प्योर फंक्शन कहते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? इसका मतलब अब जो ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली, ये है इम्प्योर फंक्शन। सही है भाइयों? इम्प्योर फंक्शन। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने देखी, फंक्शन क्या होता है डीप में, और प्योर और इम्प्योर। कहाँ चला गया ये? ये रहा 38 नंबर चैप्टर है हमारा। देखो अगर आप इसे पढ़ेंगे ना, तो व्हाट मेक्स अ ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल इज दैट इज मीनिंगफुल इज एवरी सेक्शन ऑफ योर कोड, वेदर द कोड इज इन द मेन बॉडी और इन एनी ऑफ द फंक्शन। अगर आप वार का कीवर्ड बनाते हो ग्लोबल के अंदर, तो उसको फिर ये कोई मसला नहीं होता कि आप उसको फंक्शन में एक्सेस कर रहे हो या फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहे हो। सही है? अच्छा, मैंने ये दोनों चीज़ें बना दी फंक्शन। इसको अब यहाँ पर कोई मसला नहीं है कि अगर मैं नाम यहाँ दूँ या यहाँ दूँ, सही है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ दे रहा हूँ और मैं इसे कंसोल यहाँ कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलेगा? सॉरी तो नहीं बोलेगा? ये फिर नहीं चल रहा क्या? क्या मसला हो गया? फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर इसका भी कैशे बढ़ जाता है। नहीं मिला ना इसको, ये वार की वजह से। अगर अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, लेट नेम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, इसको हटा दो, इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर दो। नेम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर 58 58 58 58, अच्छा सॉरी, नेम ये क्यों आ रहा है भाइयों? एरर पकड़ो इसको। ये क्या एरर है? आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर। नेम इज ऑलरेडी बीन, इसके क्या मतलब?
नेम का ये नेम पहले से क्या हो चुका है और मैं अंदर दोबारा क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर सिर्फ डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा ना। वो ये सारी चीजें हम तब करते थे जब हम यहां पर नेम को हटाते थे। अब क्या होगा, अब भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ लिख रहे हो उसको आप दोबारा बना रहे हो। थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि हम जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और पेरीमीटर दे रहे हैं ना, वो इसके बिहाफ पर नहीं दे रहे, वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर देख रहा है। सिर्फ क्या देख रहा है, ऑर्डर देख रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको और यहाँ पर ऊपर ले आऊँ, तो अब ये क्या बोलेगा, कैन नॉट एक्सिस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब क्या करेगा, क्योंकि मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर आप यहाँ पर नेम दे रहे हो ना, तो ये नाम वो वाला नहीं पकड़ता जो आर्ग्यूमेंट और पेरीमीटर में होता है। ये सिर्फ क्या करता है, आपके ऑर्डर को चेक करता है। आप यहाँ पर कुछ भी रख दो। अच्छा, मुझे आप बताओ कि अब ये क्या होगा, नहीं आया, सही है। इसे हम फिर होस्टिंग में समझेंगे डिटेल से कि भाई हमारे पास जब वार, लेट और कॉन्स को डिफाइन करेंगे तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, सही है। तो ये दो चीज़ें हमने देखी आज। ये देखो यहाँ पर भी एग्जांपल आपको दिया है कि भाई वार एक वेरिएबल यहाँ रख दिया आपने और इसको आप अंदर एक्सिस कर सकते हो। देखो वार मैंने कहाँ लिखा है, इन्होंने ग्लोबल में लिखा है, फंक्शन से बाहर, और फंक्शन के अंदर इसको एक्सिस कर रहा है। ये बात समझ आ रही है भाई। सिंपली इन लोगों ने पहले एक कोड लिखा, इन्होंने बोला वार नेम अली ऐसे किया और एक फंक्शन को यहीं पर ही कॉल कर दिया, टेस्ट ऐसे कॉल कर दिया, पहले ही कॉल कर दिया। लेकिन ये ग्लोबल में मैं काम कर रहा हूँ, तो ग्लोबल में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आपने फंक्शन बनाया, सिंपल ऐसे हो गया। अब अगर आप इसको कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग नेम, तो ये लेगा अली आ गया। यही चीज़ इन्होंने भी बताई है, देखो सही है। हाँ, ये सिर्फ ये कह रहे कि भाई अगर आप दो चीज़ें यहाँ पर कर रहे हो ना, यहाँ पर जैसे मैं दसम लिख रहा हूँ, इन्होंने नेम किया है, मैं इसको सम कर लेता हूँ, और सम में इन्होंने क्या रखा है, इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया, वार दसम, और उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख दिया सम ए प्लस, या फंक्शन में डायरेक्ट कर दो 2 + 4, और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आप जब इस तरह करोगे ना, इसमें इशू क्या आएगा कि आप जब इसमें कोई वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर दोबारा वार नहीं लिख देना, सही है। देखो एक मरतबा इन्होंने ये लिखा है, एक मरतबा इन्होंने क्या किया है, इज द एग्जाम्पल द वेरिएबल द सम इज डिक्लेयर इन द मेन कोड, द फंक्शन एड नंबर इज कॉल्ड टू असाइन इट अ वैल्यू। सब नंबर को वैल्यू असाइन किए। हैविंग बीन डिक्लेयर इन द मेन कोड द वेरिएबल हैज ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल जो हमारा है वो कहाँ पे भाई, ग्लोबल में, ना के फंक्शन के अंदर। सो दिस फंक्शन और एनी अदर फंक्शन कैन यूज इट, आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो कैन एनीथिंग इन द मेन कोड द फंक्शन असाइन द सम ऑफ 2 + 2 दिस ग्लोबल वेरिएबल। सिंस द वेरिएबल हैज ग्लोबल स्कोप, वेरिएबल की क्या है, ग्लोबल स्कोप, दो द असाइनमेंट इज मीनिंगफुल इन ऑल सेक्शंस ऑफ योर कोड। कहीं पर भी चला सकते हो, बोथ द मेन कोड एंड इन ऑल फंक्शन। द वेरिएबल नाउ हैज द वैल्यू 4। तो इन चीज़ों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है भाई, कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, सही है। इसकी वैल्यू आपने पूरा सिस्टम देखना है कि भाई ये सारी वैल्यू कैसे चल रही है। इसको देख के आना है कि ये वैल्यू को अगर मैं कंसोल करूँ या सम करूँ, तो मुझे इसको यहाँ कंसोल करना चाहिए या बाहर कंसोल करना चाहिए, सही है। ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों के ऊपर है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेव 6, और अगर मैं इसे बाहर करूं तो अब क्या बोलेगा, देखो मसले क्या है, मैंने 2 मरतबा डिक्लेयर किए, अभी तो चल गया, लेकिन ये क्या है,
2 मरतबा डिक्लेयर किया, तो 2 मरतबा पे क्या आएगा? अनडिफाइंड। सही है। लेकिन जब इसे हटाऊंगा तो क्या आएगा? 6। बात समझ आ गई है? अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैंने जब वार सम किया ना, अब दोबारा मैंने वार सम कर दिया दोबारा, तो वो कह रहे कि वो तो डिक्लेयर है नहीं, जो आप चीज मांग रहे वो तो क्या है भाई? अनडिफाइंड। ये वेरिएबल डिफाइंड है नहीं, क्योंकि वार की वैल्यू ऊपर डिफाइंड है, और वहां जब ऊपर वार डिफाइंड है, सम की वैल्यू क्या है? यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, तो इसको क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। क्योंकि आपने इसको यूज ही नहीं किया। यूज करने के लिए दोबारा वार नहीं लगाते, यूज करने के लिए दोबारा वार, इसको कहते हैं असाइन अ वैल्यू, और इसे कहते हैं रीडिक्लेयर अ वैल्यू। एक होता है वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर देना, एक होता है वेरिएबल को रीअसाइन कर देना। अब मैंने रीअसाइन कर दिया, देखो मैंने असाइन कर दिया। पहले मैंने असाइन किया तो इसकी वैल्यू क्या है? जावास्क्रिप्ट जब लाइन बाय लाइन चलती है ना, तो ये जब वार सम देखता है, ये वार सम, तो वार सम ऊपर जाके टॉप पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? तब फिर आके नीचे नीचे ये वार सम की वैल्यू ढूंढता है। तो जब ये नीचे आया, इसने सम की वैल्यू ढूंढी नहीं। जब पहले यहाँ पर वार लगा था तो यहाँ पर इसने वैल्यू ढूंढी नहीं, क्योंकि यहाँ तो दोबारा एक चीज रीडिक्लेयर हो रही है, और यहाँ पर ये जो वार है सम, देखो शुरू से देखो, मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी वार सम। अब जब वार सम डिफाइन कर दिया तो इस सम की वैल्यू कहाँ जाई? टॉप पे गई। टॉप पे जाके ये क्या हो गई? ये हो गई अनडिफाइंड। जब ये नीचे आ गई वैल्यू फंक्शन के अंदर, इसने देखा कि भाई सम की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर सम की वैल्यू है नहीं है, क्योंकि सम एक और कीवर्ड से बना है, एक और रीडिक्लेरेशन हुई है। तो इसी वजह से ये जब नीचे कंसोल में आया तो सम की जगह क्या आ गया? अनडिफाइंड। सम की वैल्यू क्या आ गई? लेकिन अगर मैं इसे ये वार हटा दूं तो अब क्या होगा? दोबारा से देखो, वार की वैल्यू क्या है? सम। सम कहाँ चला गया? अनडिफाइंड। अब जब नीचे आएगा तो इस सम ने इस सम को क्या कर लिया? देख लिया। इस सम के अंदर असाइन हो गई ये वैल्यू, क्या है? 2 + 6, 2 + 4। तो अब यहां पर सम की वैल्यू क्या होगी? 6। अब ये 6 आएगा। रीडिक्लेरेशन, रीअसाइन। ये सिर्फ वेरिएबल का ग्लोबल और लोकल स्कोप की कहानी चल रही है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इस बुक में हमारे पास मसला ये है, इस बुक में अगर मैं कहूँ एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन यहाँ पर कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। हम इस चैप्टर को यहीं पर ही ख़त्म नहीं करेंगे। पहले से मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन के चैप्टर को हम थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो गया। चैप्टर 38 तक क्या है? फंक्शन ख़त्म। लेकिन हम फंक्शन को यहीं तक ही नहीं करेंगे। अब इस फंक्शन को ES6 वाला फंक्शन भी देखेंगे। ES6 पे एक फंक्शन, एक मेथड और आया था, उसका नाम क्या था? एरो फंक्शन। एक सिंपल फंक्शन ये है, और एक हमारे पास है एरो फंक्शन। जब हम ये पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह एरो फंक्शन, अभी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि टाइम है। अगले चैप्टर पे मैं इसलिए नहीं जा रहा स्विच स्टेटमेंट पे, ताकि आप लोगों की फंक्शन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उम्मीद है कि आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक ही काम हो सकता है आखिरी में, जब आगे जाके यहाँ डोम तक पहुँच जाएंगे, ऑब्जेक्ट तक, ब्राउज़र तक, तो कुछ बच्चों तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास में 12-13 बज जाएंगे। फिर जब रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगी तो 10-9, फिर जब आगे जाके बैकएंड पढ़ेंगे तो 6 बज जाएंगे। और आपने देखा होगा सैलानी के हर कोर्स में से 5 या 4 स्टूडेंट यहीं पे खड़े होते हैं, जो कि पूरे साल वहीं होते हैं, और वहीं आगे जाके कहीं पर कामयाब हो जाते हैं। बस हर कोर्स में 5 या 6 स्टूडेंट होते हैं। बस आप लोगों में से भी कोई होंगे 5 या 7 जो आखिरी तक यहीं पर ही आएंगे, बाकी इल्ला माशाल्लाह। तो वो क्यों? वो इस कमी की वजह से।
किसी को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये सारी चीज़ें आसान लगती है कि भाई हमने तो ये सारी चीज़ें सीखी है, हम उसके बाद से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। हम भी फंस जाते हैं बार बार फंक्शन में, अरे ये सोल्व नहीं हो रहा। फिर सीनियर कहते भाई ये देखो ये आपने क्या किया। ओ, जावास्क्रिप्ट तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो छोटी छोटी प्रैक्टिस, ये लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप अगर किसी को समझ आ जाए तो जब हम फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे फिर वहाँ आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे कि डेटा क्यों नहीं आ रहा, मैं डेटा तो ला रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा। इस एरो फंक्शन के जब हम स्टार्ट करेंगे ना, उसी टाइम फिर हम मैप भी पढ़ेंगे। मैप जब एरे पे मैप लगाया जाता है, मैंने जानबूझकर नहीं लगाया उस टाइम पे, हालांकि 2 मिनट का काम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एरे बनाओ, उसके अंदर कुछ वैल्यू रख दो 1 2 3 4 5 और नीचे इसके ऊपर मैप लगाओ, एरे डॉट मैप लगाओ, बस ये एक मेथड है। सही है, ये अपने अंदर एक वैल्यू लेता है। वैल्यू आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। देखो आप थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में माइंड ये बातें आएगी कि भाई ये क्या है, वो वाला पेरीमीटर है जो कि हमें इसमें दे रहे। फिलहाल के लिए ये समझ लो, तो इस पेरीमीटर के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं कंसोल एरे नहीं कर रहा, मैं कंसोल क्या कर रहा हूँ, वैल्यू। हालांकि वैल्यू हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, सारे आ जाएंगे। ये कैसे, हालांकि हमने एरे को देखा भी नहीं है, हमने इसको डॉट करके भी सिर्फ मैप लगाया, लेकिन ये मैप इसको सीखना आसान काम नहीं है। मैप क्या है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो लेता है ना, ये ऑर्डर के लेता है। ये क्या लेता है, ऑर्डर। अब समझ आया, मैप इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन। इस वैल्यू के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोलो कि भाई वार मल्टीप्लाई, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी उन सबको मैं 5 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो तो ये क्या करेगा, ये हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है। हम तो मैप लगा देते, बस मैप लग गया, बात खत्म। भाई ये हाई ऑर्डर फंक्शन है, इसके अंदर ये डबल पेरेंथेसिस क्या काम है इसका। डबल पेरेंथेसिस के अंदर अब देखो आपके दिमाग में फॉर लूप के अंदर इफ की कंडीशन थी। इफ अगर कोई डेटा आ रहा है इंडेक्सिस के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो सारी चीजें खत्म हो गई। उसकी जगह एक ही क्या आया, एक पैरामीटर आया, एक छोटा सा पैरामीटर आया, उस पैरामीटर से हम क्या ले रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैप इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन। इसके अंदर हम मैप पे फिर सीखेंगे फिल्टर, रिड्यूस, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि मैप से डेटा कैसे निकाला जाता है। ये वैल्यू एक बाकायदे प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस कैसे कर रहा है कि एक वैल्यू इसको मिल रही है, ये जो भी वैल्यू इसको मिल रही है पहले वाली, उसको 5 से क्या कर रहा है और उसको यहाँ रख रहा है। तो 5 1 जा, इसने यहाँ रख दिया, फिर दोबारा ये प्रोसेस कर रहा है। ये फंक्शन बार बार चल रहा है। तो हमने तो यहाँ पर फॉर लूप नहीं लगाया, तो सबके ऊपर कैसे चल रहा है, सवाल है ना। अब देखो कह रहे मैप, अब मैप बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 की वैल्यू के साथ, तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, सबके ऊपर कैसे काम कर रहा है। आप बोलेंगे मैप, तो मैप कैसे काम कर रहा है, इसमें तो फॉर लूप भी नहीं है। ये बात समझ आ रही है। इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि वो हाई ऑर्डर है, वो अपने साथ कॉल बैक ले रहा है। वो क्या ले रहा है, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। कॉल बैक क्या होता है कि वैल्यू, ये कॉल बैक है, ये जो हमने वैल्यू दी ना पैरामीटर में, ये कॉल बैक है। ये कॉल बैक वैल्यू ले रहे हैं, इस वैल्यू को ये बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एरो फंक्शन पढ़े। एरो फंक्शन के साथ साथ हम कुछ मैप, रिड्यूस वगैरह भी देख लेंगे। जब ये सारी चीज़ें फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे। सही है, क्योंकि फंक्शन की सारी कहानी ख़त्म हो जाए कि प्रोसेस क्या चल रहा होता है, तो फिर उसके बाद हम ये चीज़ कर लेंगे। थैंक यू।